English, Standard 11, Chapter 1, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and a loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो ऑथर ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर, मेरी दादी अम्मा सभी की दादियों की तरह बूढ़ी औरत थी। उनके फेस पे खूब सारे रिंकल्स थे पिछले 20 साल से, जब से मैं उन्हें जानता था। पर लोग कहते हैं कि एक टाइम था जब वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, एंड उनके एक हस्बैंड भी थे, मतलब ऑथर के ग्रैंडफादर भी थे। बट वो हार्ड था बिलीव करने को कि एक टाइम होगा जब वो जवान होंगी और उनकी शादी हुई होगी। उनके ग्रैंडफ़ादर की फ़ोटो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी ड्राइंग रूम में। नाउ मेंटल पीस होती है वो शेल्फ़ जो कि फायर प्लेस के ऊपर होती है, राइट। उस पोर्ट्रेट में वो लूज़ फिटिंग क्लोथ्स में खड़े हैं एंड एक बहुत बड़ी पगड़ी पहने हुए खड़े हैं। उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है जो कि उनके चेस्ट तक आती है, एंड वो एटलीस्ट 100 ईयर्स के तो मतलब फ़ील होते ही हैं उस फ़ोटो से। ऐसा नहीं फ़ील होता कि उनकी कोई वाइफ़ होगी या बच्चे होंगे, बल्कि ऐसा फ़ील होता है कि उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रंस ही होंगे। मीन्स वो इतने ज़्यादा बूढ़े फ़ील होते हैं। बट ग्रैंडमदर को देख के लाइक वो अभी भी थोड़ी ठीक ठाक दिखती है, तो दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। दैट मीन्स दैट वाज हार्ड टू बिलीव। वो हमें बहुत बार वो गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो खेला करती थी जब वो छोटी थी, बट वो थोड़ी सी लॉजिकल साउंड करती थी क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारी दादी थी, राइट। तो हम उन्हें उन्हीं स्टोरीज़ की तरह ट्रीट कर लेते थे जो वो हमें सुनाया करती थी, जो छोटी छोटी मोरल स्टोरीज़ होती हैं जिनमें जानवर पाए जाते हैं, जो फिक्शनल होती हैं, मीन्स झूठ होती हैं। तो हम उसी की तरह उसको भी सोच लेते थे कि हाँ दादी बोल रही है कि मैं ऐसी गेम्स खेला करती थी। दैट्स इट। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. वो हमेशा से एक छोटी सी, मोटी सी एंड थोड़ी सी बेंट मतलब दिखाई करती थी। उनके फेस पे खूब सारे रिंकल्स थे, मीन्स एक भी पार्ट उनके फेस का ऐसा नहीं था जहाँ पर रिंकल्स नहीं थे। No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled around the house in the spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. ऑथर कहते हैं कि 20 साल से जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो टेरिबली ओल्ड है। वो कभी और सुंदर तो नहीं हुई, बट जितनी हुआ करती थी बस उतनी ही है। वो थोड़ा लिम्प करके चलती थी, मीन्स एक साइड को ज़्यादा झुककर और एक साइड को ठीक ठाक झुककर चलती थी, और एक हाथ अपनी वेस्ट पे रखती थी अपनी स्टूप को, मीन्स अपने झुकने वाले जो पोस्चर है उसको संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ में जयमाला होती थी, मीन्स जिसमें बीट्स होते थे जिससे पूजा की जाती है। उनके बिखरे बाल होते थे सफ़ेद रंग के, उनका फेस पेल, पकड़ पकड़ मतलब रिंकल्स से भरा हुआ होता था, और उनके होठ जो हैं हमेशा एक इनऑडिबल सी प्रेयर में चलते ही रहते थे। हाँ, वो सुंदर तो थी, वो एक वाइट लैंडस्केप की तरह थी, जैसे माउंटेन्स से अभी उनका कंपैरिजन किया गया है, और वो एक काम, पीसफुल, सीरीन करेक्टर की लेडी थी।
My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. ऑथर बताते हैं कि वो और उनकी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पेरेंट्स उन्हें उनके साथ ही छोड़कर चले गए जब वो खुद सिटी में रहने गए। वो उन्हें सुबह उठाया करती थी और सुबह स्कूल के लिए रेडी करवाया करती थी। वो अपनी प्रेयर्स को एक कीर्तन की फॉर्म में, एक गाने की फॉर्म में गाया करती थी जब तक वो मीन्स ऑथर को नहलाती थी, ड्रेस करवाती थी, ये सोचकर कि वो सुनेंगे और उसको याद कर लेंगे। वो सुनते तो थे क्योंकि उनको अपनी दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी, बट कभी उन्हें महसूस नहीं हुआ कि मुझे भी याद कर लेना चाहिए। फिर वो उनकी वुडन स्लेट, लकड़ी की जो स्लेट होती है वो उन्हें देती है, उसके साथ एक येलो कलर का चॉक देती है, एक मिट्टी से बना हुआ इंक पॉट देती है जिसमें इंक रखी जाती है, और एक रेड पेन देती है। उन सबको एक बंडल में बांधती है और उनको हाथ में दे देती है। देन मोटी बासी चपाती देती है जिसके ऊपर थोड़ी सी चीनी स्प्रेड करके वो खाया करते थे, एंड देन वो स्कूल जाते थे। वो बहुत सारी और बासी रोटियां भी अपने साथ लेकर जाती थी जो मीन्स विलेज के कुत्ते हुआ करते थे, स्ट्रे डॉग्स, उनको वो दे दिया करती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in the chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. सो ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल के साथ ही टेंपल भी अटैच था। जो पुजारी जी थे वो अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स सिखाते थे बच्चों को, और वो वरांदे में 2 रोज़ बनाकर सभी के सभी पढ़ा करते थे ग्रुप में। वहीं जो दादी अम्मा थी वो टेंपल के अंदर बैठकर पाठ पूजा करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। जब उन दोनों का काम ख़त्म हो जाता था फिर वो इकट्ठे घर आते थे, एंड उस टाइम जो विलेज के डॉग्स हुआ करते थे वो उन्हें उसी टेंपल के गेट पे मिलते थे। लड़ रहे हुआ करते थे, भड़क रहे हुआ करते थे एक दूसरे के साथ उन्हीं चपातीस के लिए जो उन्होंने फेंकी होती थी उनको मीन्स खाने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. ऑथर बताते हैं कि जैसे ही उनके पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए, उनके पेरेंट्स ने दादी और उन्हें भी सिटी में बुला लिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था, एक चेंज ऑफ इवेंट्स था फ्रेंडशिप में दादी और ऑथर की। अभी भी वो सेम ही रूम शेयर करते थे जब वो सिटी में आ गए थे, बट अब दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे और बस में बैठ के जाते थे। अब डॉग्स नहीं हुआ करते थे स्ट्रीट में, और दादी सिर्फ़ और सिर्फ स्पैरोज़ को खाना दिया करती थी, वो भी जो सिटी के घर का आंगन था, बाहर नहीं जाया करती थी। As the year rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English word and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उनकी मुलाकात उतनी कम होती गई।
बहुत बार ऐसा होता था कि वो मुझे सुबह उठाती थी, मुझे रेडी करवाती थी स्कूल के लिए, और जब मैं आता था स्कूल से वापस तो पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। फिर मैं उन्हें अंग्रेज़ी के शब्द बताता था और कुछ वेस्टर्न साइंस और लर्निंग्स जैसे कि ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल और धरती गोल है, ये सब। बट उन्हें ये सब कुछ खुशी नहीं देता था। उन्हें ये लगता था कि अब भगवान के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में, पाठ पूजन के बारे में तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो उन्हें इंग्लिश स्कूल मीन्स इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं था। एक दिन ऑथर ने अनाउंस किया कि मेरे को तो म्यूज़िक के लेसन्स दिए जाएंगे, म्यूज़िक की क्लासेस दी जाएंगी। तो दादी इतनी खुश नहीं हुई क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक बहुत ईविल मीन्स पार्ट है, वल्गर पार्ट है, जो कि सिर्फ सड़कों पे घूमने वाले बेगर्स के लिए ही बना हुआ है। अच्छे घर के लोग ऐसा कुछ नहीं सीखते। वो कुछ बोली तो नहीं, बट उनकी शांति मीन्स उनके शांत रहने से ही पता चल गया कि वो डिसअप्रूव करते हैं इस फैक्ट से। उसके बाद बहुत हम कम बात किया करते थे। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. Some came and perched on her legs, others on her shoulder. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. ऑथर बताते हैं कि स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो उस टाइम उनको एक नया रूम मिला। उस टाइम जो फ्रेंडशिप का लिंक था वो चेंज हो गया। स्नैप्ड का मतलब यहाँ पर चेंज है। अब ग्रैंडमा ने भी उस चेंज को मीन्स अपने अकेलेपन को बड़े शांति से बिना किसी मीन्स झगड़े के एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपना चरखा चलाती थी। सुबह से शाम तक उन्होंने चरखा चलाना है या फिर अपनी पाठ पूजा करनी है। सिर्फ शाम को आफ्टरनून में वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। उन्होंने ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है एंड उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ चिड़िया वहाँ पे आ जाती थी और एक वियर्ड सा केओटिक सा नॉइज़ प्रोड्यूस करती थी। कुछ उनके पैरों पे बैठती थी, कुछ शोल्डर पे और कुछ कुछ तो सिर पे भी। वो कभी उनको भगाती नहीं थी, राइट, बट खुश हो जाती थी उनको देख के। वो आधा घंटा उनके पूरे दिन का सबसे बेस्ट आवर होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. ऑथर बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाद जब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे, तो 5 साल के लिए क्योंकि वो घर से दूर रहेंगे तो उन्हें पता था कि ग्रैंड मदर इतनी खुश नहीं होगी। पर उनकी ग्रैंड मदर इतनी सेंटी नहीं हुई। वो अपनी प्रेयर्स में ही बिज़ी थी। उनके होठ भी चैंटिंग में बिज़ी थे, अपनी रोज़री को घुमाने में बिज़ी थे जो जयमाला होती है, और शांति से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई एंड किस किया उनके फोरहेड पे, जिसको ऑथर ने बाद में बहुत अच्छे से खुश होके याद किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब 5 साल बाद आऊँगा, शायद तब तक दादी मर ना जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद वो घर आए तो उनकी दादी उनको स्टेशन पे ही मिली। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे 5 साल पहले दिखती थी। उन्होंने उनको गले लगाया, पर उस टाइम भी उनके होठ चैंटिंग में ही बिज़ी थे, अपने प्रेयर करने में ही बिज़ी थे। उस दिन भी उनका सबसे अच्छा जो मीन्स टाइम था दिन का, वो अपनी स्पैरोज़ के साथ ही था। उनको बहुत खुशी से सिली सिली सी डांट फटकार लगाते हुए। फ्रिविलस रिब्यूक्स का मतलब होता है स्कोल्डिंग इन अ सिली मैनर या केयर फ्री मैनर में थोड़ी बहुत डांट फटकार लगाना। In the evening, a change came over her.
She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstaining. That was the first time since I had known her that she did not pray. The next morning she was taken ill. It was a mild fever, and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. ऑथर बताते हैं कि द सेम डे एक चेंज आया। उनकी दादी ने पूजा नहीं करी। वो पहला टाइम था जब से वो उनको जानते हैं जब उन्होंने पूजा नहीं करी। उन्होंने आस पड़ोस की औरतें इकट्ठी करी और वो गाना गाने लग गई। कौन से गाने? जैसे जो वॉरियर्स होते हैं, फ़ौजी होते हैं, वो जब घर आते हैं तो उनकी खुशी में जो गाने गाए जाते हैं। एक बड़ा पुराना सा वॉर्न आउट सा ड्रम लेकर वो उसको बजाया काफ़ी टाइम तक और गाने गाए। सबने उन्हें मना किया कि ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी, आप थक जाओगे, पर फिर भी वो मानी नहीं। अगले दिन वो बीमार थी। डॉक्टर ने कहा थोड़ा बहुत बुखार है, ठीक हो जाएगा, बट दादी कुछ और ही बोली। वो कही कि अब तो मेरा अंत पास है, मैं मरने वाली हूँ, तो अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मतलब मेरी लाइफ का लास्ट चैप्टर आने वाला है, तो ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी तुम्हारे साथ बात करने में, मेरे को पूजा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. तो ऑथर एंड उनकी फैमिली ने बोला कि ऐसा सब मत बोलो, कहीं नहीं जा रही टाइप्स ऐसे करके, बट उन्होंने इग्नोर किया। वो शांति से अपने बेड पे लेटी रही, अपना पूजा करती रही, अपने जो माला है उसको आगे पीछे करती रही पूजा करते हुए। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते या कुछ सस्पेक्ट कर पाते, उनके होठ रुक गए पूजा करते हुए, एंड उनकी जो रोजरी थी, जो माला थी, वो उनकी उंगलियों से छूट गई, एंड उन्हें पता चल गया था लाइक दादी इज़ नो मोर। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. ऑथर ने और उनकी फैमिली ने उन्हें बेड से उतारा जैसे भी कस्टम्स बने हुए हैं, एंड उनके बाद उनके ऊपर एक लाल रंग की चादर दी, मीन्स कफन दिया, ग्राउंड पे लेटाकर। थोड़े टाइम तक रोना वगैरह सब हुआ, एंड उसके बाद वो सब उन्हें अकेला छोड़कर चले गए उनके अरेंजमेंट करने के लिए, मीन्स उनको जलाने का जो भी प्रक्रिया होगी। शाम को जब वो आए तो एक स्ट्रेचर लेकर आए और फिर उनको लेकर गए उस स्ट्रेचर पे। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to do and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse away, they flew away quietly. Next morning, the sweeper sifted the breadcrumbs into the dustbin. तो सूरज डूब रहा था, एंड सारे के सारे रूम में एक गोल्डन कलर का ब्लेज आ रखा था, वरांदे में भी। एंड जैसे ही अंदर एंटर होने लगे तो हाफ वे में ही रुके तो देखा था कि वरांदे में और उनके रूम में जहाँ पर उनको लटाया हुआ था उस लाल रंग के कफन में, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर सिटिंग, पर कोई शोर शराबा नहीं था, मीन्स वो आवाज़ नहीं कर रही थी। उनके लिए थोड़ा सॉरी फील हुआ, उन्हें भी, उनकी मदर को भी, ऑथर की मदर को भी, तो उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े करके ब्रेड के डाल दिए, पर स्पैरोज़ ने ब्रेड के टुकड़ों से कोई मतलब नहीं हो रहा था उन्हें। वो उस दिन आराम से शांति से बैठी रही चुप होकर। फिर जब उनको उठाकर ले गए उनकी दादी को, तब वो आराम से सारी की सारी उड़ गई, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था उन्होंने वो बेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस स्टोरी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय मिस्टर खुशवंत सिंह, जिन्होंने अपने और अपनी दादी की रिलेशनशिप बताई अलग अलग टाइम स्पैन में। होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई हो। आई हैड ट्राइड टू मेक श्योर कि हर एक बोल्ड शब्द और जो हार्ड शब्द होते हैं वो आपको समझ आए। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thanks for watching. Goodbye.